बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 44 MTH 401 MTH 401 के यही लेक्चर नंबर 44 तक ही जो है वो लेक्चर हैं। बाज़ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि 45 तक लेक्चर्स हैं, तो मेरे पास जो हैंड आउट्स हैं जो आज तक मैंने देखे हैं उसमें 44 तक ही लेक्चर्स हैं। अगर इसके अलावा कोई लेक्चर 45 है तो आप मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेक्चर का नाम है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास, कंसीडर द सिस्टम। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सिस्टम नहीं बनाती, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस जो हैं वो सिस्टम बनाती हैं। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन उनका क्या है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास nth डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इन पे गौर करें f1 f2 एंड सो ऑन fn पे, तो ये जो है आपके पास अगर ये ज़ीरो हो तो सिस्टम होमोजीनियस होगा, अगर ये ज़ीरो ना हो तो सिस्टम नॉन होमोजीनियस होगा। यही बात उसने नीचे बताई है कि अगर जो है FIT डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी ज़ीरो के इक्वल ना हो ये f तमाम, तो हम उनको नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। अदरवाइज़ अगर ये ज़ीरो हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। ये लेक्चर मैथ वालों को तो जो है वो करना चाहिए, कंप्यूटर वाले जो हैं वो सिर्फ इन चंद बातों को जो है वो जहन में रखें, क्योंकि जो है ये लेक्चर जो है मेरे हिसाब से पेपर के अकॉर्डिंग जिस तरह आया हुआ है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। वो बातें जो पेपर में आनी है वो आप पीछे जो है वो सीख चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैट्रिक्स नोटेशन में आपने लिखना है। अगर कोई भी सिस्टम आ जाए उसको मैट्रिक्स नोटेशन में आपने लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये आपने जहन में रखना। और मैं पीछे जो है ये आपको करवा चुका हूँ। तो ये बस जो है वो नॉन होमोजीनियस है, तो इसको भी आपने मैट्रिक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। अब क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पार्टिकल सोल्यूशन। तो यही बात आपने याद रखनी है। तो जो है पार्टिकल सोल्यूशन जो है हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के जरिए जो है वो सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 17 मैंने मिड टर्म में आपको करवाया था, तो अगर आप वो कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको जो है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की समझ आ जाएगी। और जो जनरल सोल्यूशन होता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आपके पास क्या होता है, सम होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकल सोल्यूशन। ये मैंने पहले भी बात पीछे भी बताई हुई है। तो ये ही जो है जनरल सोल्यूशन है एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि कम्प्लीमेंट्री एंड पार्टिकल सोल्यूशन का क्या होता है, ये सम होता है। तो ये जो है MCQs बार बार पेपर में पूछा हुआ है, मैंने आपको जो है वो ये शो भी करवाया हुआ है। मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स, तो ये जो है लेक्चर नंबर 17 है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर जो f ऑफ t जो है वो क्या हो सकता है, वो कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, पोलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, साइन बीटा एक्स, कोस बीटा एक्स, या फाइनाइट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज फंक्शन भी हो सकता है। तो वो पूरा टेबल बना हुआ था, तो वो टेबल आपने याद किया था लेक्चर नंबर 17 में, वही जो है वो आपने जो है वो याद करना है। तो लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अब आप याद मत करें, सिर्फ ये छोटी सी चीज़ है वो जो है वो आपने जो है वो देखनी है कि डुप्लीकेशन ऑफ टर्म्स जो हैं उनको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। तो ये आपको पहले भी जो है वो पीछे जो है वो मैंने सिखाई है बात मिड टर्म के लेक्चर्स में। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसी को सॉल्व करवाऊंगा एग्जाम्पल नंबर 1 को। इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक दफ़ा ये आपको सिस्टम दिया जाता है और सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड कर दें, तो आपने जो है वो सिर्फ इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये आपके पास ये f ऑफ t है और ये डज नॉट इक्वल टू क्या है, वो ज़ीरो है, इसलिए ये जो है इसके दो सोल्यूशन होंगे, एक आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे और एक पार्टिकल फंक्शन। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इसको आप नहीं लिखते होते, इसको आप ज़ीरो ही रहने देते होते हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो आप लिखते होते हैं। तो वही जो है वो लिखा, तो उसी
का आपने क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी है या आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो है वो फार्मूला है, डिटर्मिनेंट इनटू a माइनस लैम्डा है। तो हमने क्या करना होता है, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें से क्या कर देना होता है, लैम्डा को माइनस कर देना होता है। एंड ये हमने किया और डिटर्मिनेंट ले लिया इसका। तो क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में डिटर्मिनेंट है, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस का साइन और ये माइनस, और जो दरमियान में माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा ये। एंड देन जो है ये +2 वैसे ही, प्लस और माइनस लैम्डा कैंसल, लैम्डा स्क्वायर एंड यहाँ पे वैसे ही, एंड -1 एंड +2 कितना होगा, +1 होगा। तो ये हमारे पास जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गई। सिर्फ इतना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने सिर्फ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आपने फाइंड करना है तो इसको आपको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो देन जो है वो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा हो जाएगा। कैसे, तो ये था लैम्डा स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0, +1 उधर जाए क्या हो जाएगा -1। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट अयोटा हो जाएगा और प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास दो वैल्यूज हैं, लैम्डा 1 की अयोटा एंड लैम्डा 2 की माइनस अयोटा। तो आप देख सकते हैं ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो अगर आप इसको लिखें ऐसे, अल्फा प्लस माइनस बीटा अयोटा, तो अल्फा की कीमत जो है वो 0 है एंड बीटा की कीमत जो है वो यहाँ पे क्या है, +-1 है। तो इसलिए जो है वो ये लिखी हुई है। तो अब जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने लैम्डा 1 की वैल्यू जो है वो लेनी है। तो लैम्डा 1 की वैल्यू जो है वो अयोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस लैम्डा की जगह और इस लैम्डा की जगह क्या पुट कर देंगे, अयोटा पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अयोटा पुट कर दिया और ये अयोटा पुट कर दिया। तो देन जो है वो ये K1 एंड K2 इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0 को इक्वल रखेंगे। तो देन जो है जब हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस अयोटा K1 एंड +2K2 ये आपके पास जो है ये इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। देन जो है अगर हम इस रो को इस कॉलम से देन अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 जो है वो K1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस अयोटा जो है वो K2 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। जब ये आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, देन ये इक्वेशन 2 को जो है हमने इस फॉर्म में राइट किया है कि ये हमारे पास -K1 है, ये उधर चल के क्या हो जाएगा, +K1 एंड इज इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा, 1 माइनस अयोटा एंड K2। तो यही जो है हमने ये इसको इस फॉर्म में जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आर्बिट्रेरी जो है वो आपके पास हम क्या करेंगे, K2 को जो है वो चूज कर लेंगे। K2 की वैल्यू अगर 1 होगी तो K1 आपके पास कितना होगा, 1 माइनस अयोटा होगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाई हुई हैं कि आपने आर्बिट्रेटली जो है वो K2 को चूज़ किया, वो वैल्यू आपने लेट करनी होती है जिससे ज़ीरो वेक्टर ना बने, नॉन ज़ीरो वेक्टर आपका आंसर आए। तो ये आपके पास K2 है, ये आपके पास K1 है। तो अब हम ये K1 जो है आपका है जिसमें आपने ये K1 की वैल्यू रख दी और ये आपने K2 की वैल्यू रख, तो इसको आपने जो है वो सेपरेशन जो है वो की है इसकी, वो कैसे की है कि कांस्टेंट जो है वो 1 और 1 दोनों जो है वो यहाँ पे लिख दिए, फिर माइनस अयोटा वाली टर्म जो है उसमें से अयोटा कॉमन लेके प्लस अयोटा, तो अंदर बच जाएगा -1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट -1 है, और नीचे अयोटा वाली टर्म मौजूद नहीं है इसलिए आपने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। नाउ वी फॉर्म द मैट्रिक्स B1 एंड B2। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है वो B1 जो है ये रियल पार्ट है K1 का, तो क्योंकि इसमें जो है अगर आप गौर करें तो ये रियल पार्ट है और ये पार्ट अगर आप गौर करें तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रियल ऑफ K1 जो है वो आपके पास है 1 1 1 और B2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ K1 है, तो इमेजिनरी पार्ट है -1 और 0।
तो ये आपका जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो है ये टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ फॉर्म है। तो x1 एंड x2 की वैल्यूज़ आपने जो है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। तो अगर आप गौर करें कि b1 की वैल्यू है आपके पास 1 1, तो हम जो है वो b1 की जगह क्या पुट कर देंगे 1 1। ये फार्मूला x1 का आपको याद होना चाहिए, ये x2 का आपको जो है वो याद होना चाहिए। मैंने जो है ये ऊपर आपको बताया। अब उसके बाद जो है ये b1 जो है ये आपके पास है 1 1 एंड cos बीटा t। तो cos बीटा t अगर आप यहाँ पे बात करते हैं बीटा की वैल्यू की, तो आप ऊपर जाते हैं तो अगर आप गौर करते हैं यहाँ पे आपको बताया गया था कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 है और बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है वो 1 है और -1 है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या रखेंगे, वो वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 1 रखी गई और यहाँ पे जो है वो 1 रखी गई। तो यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू 1, यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -1 और 0। तो हमने b2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और अल्फा की वैल्यू थी 0, तो वो हमने यहाँ पे जो है वो पुट कर दी। ऐसे ही x2 में आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आपके पास जो है वो हासिल हो जाएगा। तो इसको आपने क्या किया, cos t को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो cos t को 1 के साथ ये cos t और cos t आ जाएगा, माइनस जो है ये माइनस अंदर आप ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस और साइन टी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन टी। तो यहाँ पे 0 है तो साइन टी जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो cos t प्लस साइन टी हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो cos t हो जाएगा। नेक्स्ट x2 जो है वो क्या होगा आपके पास के cos t को हम -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos t को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस जब हम sin t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर sin t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी sin t आ जाएगा, यहाँ पे भी sin t आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है वो ऐड कर देंगे तो माइनस cos t प्लस sin t ये आपके पास है, देन 0 प्लस sin t जो है वो ये आपके पास है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा c1 x1 प्लस c2 x2 यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दी है। xc इज इक्वल टू c1 x1 की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यही आपके पास जो है ये x1 था और ये आपके पास x2 था, तो हमने यही वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दी। अब आपने पार्टिकल सॉल्यूशन जो है वो लेट करना है, जैसे लेक्चर नंबर 17 में आपने जो है वो किया था। तो यही बात मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप लेक्चर नंबर 17 अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो फिर जो है ये क्वेश्चन आपको जो है वो समझ में आएगा। लेकिन मिड में इतना ज़्यादा रोल नहीं है लेक्चर नंबर 17 का और ये इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को, मैथ के स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे चल के जो है वो पढ़ाएंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये कंसेप्ट जो है वो हासिल करें। तो इसलिए जो है वो ये पेपर के हिसाब से इतना अहम नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट करना है जब, तो ये कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। तो अगर आपने MTH 103 सेमिनार में कोई ऐसा टॉपिक तैयार करना है तो आपको जो है वो ये एग्जांपल्स जो हैं वो फिर आनी चाहिए। तो f ऑफ t इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर है तो हम a1 और b1 जो है वो अज्यूम करेंगे एज अ कांस्टेंट वेक्टर, जैसे लेक्चर नंबर 17 में कांस्टेंट को हम जो है वो अज्यूम करते थे। तो अब जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू द ओरिजिनल सिस्टम लीड्स टू, तो हम जो है वो xp जो प्राइम है वो क्या आएगा इज इक्वल टू -1 2 -1 एंड 1। चलें देखते हैं। ये है आपके पास -1 2 -1 एंड 1 ये आपके पास था, एंड देन x को अगर आप देखते हैं तो x आपके पास यहाँ पे आपने xp लेट किया है तो ये आपके पास हो जाएगा a1 और b1 प्लस ये आपके पास f ऑफ t था आपके पास, जो आप अगर क्वेश्चन में दोबारा मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये जो है जो डज नॉट इक्वल टू 0 था, तो ये आपके पास जो है ये f ऑफ t है। मैं इसको जो है वो अरेज कर देता हूँ। तो ये आपके पास f ऑफ t था, तो इसकी जगह उधर p लिखा हुआ है, इसकी जगह उधर p लिखा हुआ है। तो xp प्राइम इज इक्वल टू -1 2 -1 1 xp प्लस -8 एंड 3। तो इसको जो है हम आगे जो है वो देखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, xp प्राइम जो है वो आपके पास कितना होगा 0 एंड 0 आएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो उसको 0 एंड 0 लिखेंगे। तो जब हमने 0 लिख दिया तो देन हम
-1 को जब A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -A1, 2 को जब B1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2B, ऐसे ही -1 को फिर A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -A1, 1 को जब B1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस -8 और 3। तो अब जो है जब ये तीनों टर्म्स आपस में ऐड होंगी तो ये बन जाएगा, जब तीनों ये टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा। ये इक्वेशन भी इज इक्वल टू 0 है, दिस इक्वेशन भी इज इक्वल टू 0 है। तो अब आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस को यूज करते हुए तो इनको जो है आप प्लस कर दें, प्लस माइनस और इसको कर दें माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे B1 बचेगा इज इक्वल टू -11 और B1 की कीमत कितनी हो जाएगी 11। B1 की कीमत अगर 11 है तो आप जो है वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर इधर 2 में जो है वो पुट कर दें, -A1 प्लस B1 की कीमत कितनी है 11 एंड +3 इज इक्वल टू 0। तो -A1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 0, -A1 उधर जाके +A1 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 14 आपका A की वैल्यू आ जाएगी। तो देन जो है वो XP आपका कितना होगा, A1 जो है वो उसकी वैल्यू थी आपके पास 14, तो यहाँ पे 14 एंड यहाँ पे 11, तो ये आपका XP है यानी पार्टिकल सोल्यूशन है। तो ये जनरल सोल्यूशन है आपके पास किसका, नॉन होमोजेनियस सिस्टम में दो होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंड पार्टिकल सोल्यूशन। तो ये जो है आपका ये पार्टिकल सोल्यूशन है, प्लस ये आपका क्या है कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, XC प्लस XP इज इक्वल टू X। तो ये जो है आपके पास एक मैंने एग्जांपल आपको करवाई, बाकी भी एग्जांपल ऐसे ही हैं, जितनी एग्जांपल आप सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 17 वाला कंसेप्ट ही है यहाँ पे। अब इसमें से वो पूछता क्या है कि ये आपके पास सिस्टम है, इसको सिर्फ मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें, या तो वो ये फिर आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है यहाँ तक सिर्फ एक लाइन, तो या इसको इस फॉर्म में लिख दें तो आपने फिर इस फॉर्म में लिख देना, बता देना उसको कि X ये है और ये पूरा आपका क्या है f ऑफ t है। तो ये मैंने पहले बातें आपको बताई हुई हैं। और इसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगा, ये क्वेश्चन दे के इसमें से फिर आपने ये a निकालना है। a क्या है आपके पास, वो है 5 3 -1 एंड 1। तो इसका वो कहता है कि आप क्या कर लें, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लें या आइगन वैल्यूज निकाल। तो चाहे आपको सिस्टम जो है वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का दिया जाए, पूछनी उसने वही है कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें या इसको जो है वो आप ए की जो है वो आइगन वैल्यूज निकाल दें ए मैट्रिक्स की, या वो ये पूछ लेगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लें। तो लेक्चर नंबर 45 जो है वो मुझे नज़र नहीं आया, जो मेरे पास हैंडआउट्स हैं मैंने इंटरनेट से भी जो है वो देखे। लेक्चर नंबर 44 तक ही जो है वो मैंने जो है वो देखा है। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास लेक्चर नंबर 45 है तो वो मुझे जो है वो सेंड कर देगा, तो मैं फिर जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि लेक्चर नंबर 44 तक ही ये कोर्स था, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सीरीज जो है वो पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।